वन टू थ्री स्टार्ट। नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। जैसा कि आप सभी को मालूम है, खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर हर दिन लेखक, निर्देशक, कलाकार आ रहे हैं जिन्होंने भारत के सिनेमा को, रंगमंच को बहुत ही आगे बढ़ाया है विश्व में भी। तो आज हमारे साथ एम के रैना साहब हैं। आज उनका शाम को सम्मान होगा और अभी जो मास्टर क्लासेस और साहित्य और सिनेमा पर जो चर्चा हुई तो बहुत ही जानकारी और प्रेरणादायी बातें कही जो युवाओं को बहुत पसंद आई। तो हमने भी उनसे समय मांगा और उन्होंने समय दिया। नमस्कार रैना साहब। एक बात ये जानना थी सर, आप रंगमंच के बहुत महान लेखक, निर्देशक, कलाकार हैं, तो भारत में नाटकों पर कम फिल्में बनती हैं, जैसे कि पश्चिम में शेक्सपियर के नाटकों में बहुत फिल्में बनती हैं। तो क्या कारण है? क्या नए नाटक लिखे नहीं जा रहे हैं, नए लेखक नहीं हैं, या क्या कारण है इसका? कारण तो हालात भी हैं। मैं कहूँगा कि मेरे तो काफ़ी, अब तो डेकेड्स हो गए काम करते हुए। हर साल में कुछ न कुछ एक नया हिंदी नाटक करता हूँ और अब कम हो गया है, लेकिन इस साल भी किया मैंने। असगर वजाहत का महाबली किया मैंने। कारण है, मुझे मेरा व्यक्तिगत सोच है ये कि वो क्यों लिखे, उसको क्या मिलता है इससे लिखने से। अगर प्रोड्यूस अच्छा नहीं हो रहा है, ऋण तो कुछ मिलता नहीं, पैसा कुछ मिलता नहीं, तो इसलिए अगर वो उपन्यास लिखता है, बाकी चीज़ें लिखता है, तो शायद उसको वो ज़्यादा ठीक लगता है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि मंडलियाँ कमज़ोर हो गई रंगमंच की, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हिंदी में पर्टिकुलरली, बंगाल में नहीं, कर्नाटक में भी नहीं, वहाँ उनके जो कुछ सोच समझ वाले ना, जिनके पास धन भी है, समझ है, उनने कुछ ऐसी जगहें बनाई जहाँ वो इस कीमती बाज़ार में, जहाँ ना मतलब बहुत पैसे लगते हैं थिएटर को बुक करने में, दिल्ली में 1.5 लाख रुपया, 1 लाख रुपये एक दिन के लिए, तो कमर टूट गई है सारे थिएटर। और सारा थिएटर जो है वॉलंटरी है वॉलंटरी है। कितना भी अच्छा है, कितना ही प्रयोगात्मक क्यों नहीं, कितना पॉपुलर भी है, तब भी वो धन नहीं जुटा पाता। लेकिन एक समाज के लिए, एक सोच के लिए, एक फॉर्म के लिए कुछ फिक्रमंद लोगों ने बाकी जगहों पर जगह दी है, जगह बनाई, और मैं बड़ा खुश होकर जानने दे। पंजाब में भी जगह बनाई उन्होंने, बहुत नॉमिनल पैसे से आप लेते हैं, सुविधा सब देते हैं। बेंगलोर में आपको मिलेगी जगह, कलकत्ता में मिलेगी आपको जगह। अब आज मुझे कोई फ़ोन आया, वो भी चेक करना है। दिल्ली में भी एक सनातन संगीत संस्था कुछ है, बनी है, वो अब संडे को डिस्कस करना चाहते हैं हमारे साथ कुछ। उनको भी मैं अपील करूँगा, आप ऐसी जगह बनाएं जहाँ अच्छे विचारों के लिए एक जगह मिले। मतलब अगर कीर्तन भी हो तो अच्छा हो, ड्रामा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हुआ, इसलिए दोनों तरह से कमर टूटा हुआ मामला है। क्या सर आप कुछ? एम के रैना साहब एक हिंदी नाटक और सिनेमा दोनों में ही हम लोग उनको एक लीजेंड के रूप में देखते हैं। और सन 1970 में एनएसडी से पास होने के बाद पिछले 53 साल में इन्होंने लगभग 12 भाषाओं में 150 से अधिक नाटक किए, और ये एक रिकॉर्ड है और लोगों तक पहुँचे हैं ये। सिनेमा का सवाल है जहाँ तक, 27 डाउन का संजय हम लोग आज तक नहीं भूले हैं। तो वो जो ट्रेडिशन है उसको इन्होंने जिस तरह किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज 75 साल के भी होने जा रहे हैं, तो ऐसे मौके पर अपने जो इतने काम किया है इन्होंने, उसको ये किस तरह देखते हैं? सच पूछूं ईमानदारी से, जब भी कुछ करते नया करना होता है और पुराना कुछ याद नहीं होता। क्या अपनी उपलब्धियां लगती नहीं की हुई है, ये लोग कहते हैं, हम तो कह भी नहीं सकते। हम मतलब ये लगता, डर लगता है, क्यों कहें ऐसा। हमारे बाद भी बहुत सारे लोग हैं, हमसे उम्दा काम करेंगे। तो ये है कि काम क्या है, ईमानदारी से किया, व्यवसाय ने बनाया, धन के पीछे नहीं दौड़े, एक मीनिंगफुल ज़िंदगी जीने के लिए काम किया। अपने सिनेमा का क्या, वो समांतर सिनेमा था। जिस वक्त समांतर सिनेमा का मैं एक सिपाही की तरह एक्टिंग भी करता, कभी कभी उनकी प्रोडक्शन में हेल्प करता था, कास्टिंग में हेल्प करता था, अभी भी कभी कभी होता है। फिर मैंने 1-2-3 ऐसी फिल्में की। अब ये जो थोड़ा सा हो गया, ओटीटी थोड़ा किया मैंने, या मैंने कुछ ये
कमर्शियल फिल्म एक दो किए, वो चांस है, मुझे भी समझ नहीं उन्होंने मुझे कहाँ से पकड़ लिया, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता। घर आए रहना सब ऐसा है, ज़रा एक फ़ोटो दे दो करो, तो अब वो चल रहा है। बट लेकिन अगर आप कहेंगे तो अभी भी मेरा समांतर सिनेमा के लिए बड़ा दिल में बहुत बड़ी जगह होना चाहिए, क्योंकि मैं सौभाग्य ये मानता हूँ कि मैं एक ऐसा डायरेक्टर हूँ जिसने सत्यजीत रे और श्याम बेनेगल को छोड़ के सारे समांतर फिल्म डायरेक्टरों के साथ काम किया है। तो वो एक बहुत बड़ा अनुभव मेरे लिए, और उसी ये मेरा रंगमंच का ही एक्सटेंशन था, क्योंकि वहाँ बड़े पैसे नहीं होते थे, बड़ी ग्लैमर नहीं होती, सब लोग मेहनत करते, जैसे हम ड्रामा करते हैं वैसे एक महीने में ही हम लोगों को फिल्म बनानी है, शूट करनी है, और जितने कम पैसे लगे उससे कम वो संभव होता। तो हुआ ये कि वो फिल्में इंटरनेशनल अवार्ड्स ले लिए, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो अगर वैसा रहे तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप कहें कि मैं बड़ा यहाँ चिप वो नहीं है, अपना है नहीं वो मामला। समांतर सिनेमा में गतिरोध क्यों आ गया? बहुत कारण, एक तो कारण मुझे लगता है कि हमारे सारे देश में ये जो भूगोलीकरण हुआ और जो ये न्यू लिबरलिज्म पॉलिसीज़ आ गई कि पैसा बनाना है, सबको पैसा, सरकार के पास अगर एक थिएटर वो कहता है हम तो 25,000 लेंगे, 30,000 लेंगे, जबकि उनको उसको कमाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो थिएटर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो गई। समांतर सिनेमा दूसरी तरफ उनका एफएफसी और एनएफडीसी बहुत मदद करता था। वो भी अगर याद हो, जो ये ग्लोबलाइजेशन की बात थी, उन्होंने भी उसकी तरफ किया, वो पैसे कमाने हैं, उनका भी ये हुआ, उन्होंने सीरियल बनाने शुरू कर दिए थे, और इसको सिनेमा, अच्छे सिनेमा को, अच्छे मीनिंगफुल सिनेमा को कम कर दिया, एक नया सोच बना दिया लोगों ने कि भाई बहुत कैसे नहीं, देश का पैसा वापस आना चाहिए। भाई जब आप रिसर्च करते हैं भूमि पर ऊपर, पृथ्वी से ऊपर जाने के लिए, रॉकेट बनाने के लिए, उस वक्त आप ये सोचते हैं से पैसा वापस आएगा, ये बनाते हैं आप, क्योंकि देश समृद्ध होता है इन चीज़ों से। टेक्नोलॉजी से भी उतना होता, उतना ही विचारों से होता, और वो विचार साहित्य, सिनेमा और कलाओं से आते हैं। और जब जिस देश में ये सब न होगा, वो देश बड़ा क्राइसिस में होता है। तो वो हुआ, उसमें दूसरी त्रुटि जो पड़ी, एक तो उससे क्योंकि मिलाने संरक्षण होता, दूसरा कि कुछ सिनेमा के लोगों ने, पैरेलल सिनेमा के लोगों ने एक नया फार्मूला निकाला था, उनको लगता है यार फिल्म हमारी चलनी चाहिए ज़्यादा दिन, उनने स्टार्स को लाया उसमें, और उसमें बजट बढ़ गया, बजट बढ़ गया, वो वापस नहीं आया, तो वो बेचारे बैठ गए। मुझे याद है कि मृणाल दा के साथ मैंने जब काम किया तो वो कहते थे मैं तो 40-50 लाख से ऊपर सोच भी नहीं सकता फिल्म बनाना, अगर तुम मुझे दोगे कि मैं क्या करूँगा उसका। तो ये सही सोचता कि जिस पे आपकी पकड़ है, समझ है, और उसमें वो फ्लॉप हो गया, तो फिर दिशा बदल गई तो रायता फैल गया। तो हमारी ओर से हाँ ठीक है, आप कर लीजिए। तो ये साहित्य और सिनेमा में अक्सर गोष्ठियाँ होती हैं, बातचीत होती हैं। तो साहित्य में जैसे कि अब रविंद्रनाथ टैगोर है, आर के नारायण है, कमलेश्वर जी हैं, और बड़े बड़े जो साहित्यकार हैं उनके उपन्यासों पर फिल्में बनी हैं, और दूसरी तरफ चेतन भगत के उपन्यासों पर भी फिल्में बनी हैं। तो एक तरफ जब गुलशन नंदा के 13 उपन्यासों पर फिल्में बनी और 13 की 13 सुपर डुपर हिट रही हैं पिक्चर, लेकिन उनको साहित्यकार नहीं माना गया। तो आज जो चेतन भगत उपन्यासकार हैं उनको उपन्यासकार नहीं माना जाता है क्या, और क्या इसका मापदंड क्या है, इसका पैमाना क्या है? अरे आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं, ये प्रश्न तो बिल्कुल ऑब्वियस है। एक होता है बाजार के लिए काम करना, एक होता है एक परंपरा को आगे लेना। वो जो बाजार की परंपरा में गुलशन नंदा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना चेतन भगत है। दोनों ने वो पार्टी नहीं क्रॉस की जिसमें कि वो अपनी अंदर ऊर्जा होनी चाहिए कि मैं उधर भी जाऊंगा, वो नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम है। जहाँ मापदंड है, जहाँ बुद्धिजीवी आपका वाह क्या बात है, पॉपुलर होने के बावजूद भी उन्होंने इतना मास्टरपीस लिखा, ये नहीं हुआ। और ये ऐसा है, एक स्टेशन पे किताब मिलेगी आपको, बस स्टॉप पे किताब गुलशन नंदा मिलता है, चेतन भगत मिलता है आपको, लेकिन सीरियस राइटर्स बहुत कम मिले, क्यों बिकतेंगे ही नहीं वहाँ। वो समझ अलग है, वो बात एक लेवल होती है समझ, साधारणीकरण, सरलीकरण करने का एक तरीका होता है, दूसरा गंभीरता से समझना होता है, डेप्थ में समझने के बात को। और अब जब आप लिखते हैं आप उस वक्त सोचते हैं कि मेरी ऑडियंस कौन होगी। इन्होंने सबने अपने लिए राजन जो था कि ये पॉपुलर लिटरेचर, जिसको कहते हैं पल्प कह सकते हैं, जो बाजारवाद है, हमारे मूर्धन्य साहित्यकार नहीं समझ पाते हैं, जो आज का नया लेखक समझ रहा है। क्या समझता है? बाजारवाद नहीं समझ, जरूरत नहीं है।
अगर वो होगा तो सत्यानाश हो गया। वो वही हो जाएगा जो आजकल आपका इकोनॉमी में हो रहा है। आप कहते हैं कि हम फ़ोन बना रहे हैं यहाँ, अब तो दुनिया के बड़े, अभी पूछिए कि आप फ़ोन में क्या बना रहे हो तुम, सब चीज़ें बाहर से आती हो, यहाँ उनको फिट करते हो, कैमरा उसमें फिट करते हो, चिप फिट करते हो, ये करते हो, ये करते हो। वो नहीं है जो नया ज़मीन का सोच पर, जो ना जिसको हम कहते हैं, जिसको मैं कहता हूँ फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल सोचना, नई बात करना। जिस तरह से आप देखेंगे, इसमें मैं कहूँगा तुम वो अपना उसकी अरुंधति घोष की उनकी किताब एक वो है, वो कटिंग एज है यार, सवाल उठाता है, दिमाग ठीक करता है आपका। जो कोई सोच, अरे यार इसमें सोचना बहुत ज़रूरी है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इनमें वैसा नहीं होता है। अभी जैसे नीलोत्पल मृणाल उपन्यासकार 3-4 आए हैं और युवाओं में बहुत पसंद किया जा रहा है। नीलोत्पल, सत्याव्यास। नहीं, मैं तब भी करते थे, तब कैसे नहीं। मैंने भी अकरम इलाहाबादी एक राइटर में पढ़ता था, वो उर्दू का राइटर था। हम तब पढ़ते थे जब छोटे, तब वो था, एलिबर्ग में रहते थे। बट उनको मैं प्रेमचंद के साथ नहीं ना जोड़ सकता, नहीं, कहाँ जोड़ूंगा उनको? मैं मंटू के साथ थोड़ी जोड़ सकता हूँ, उनको मैं राजेंद्र यादव के साथ थोड़ी जोड़ सकता हूँ। है, आप खुद दिखेंगे, आपको पता चलेगा। मंटू 4 शब्दों में कहानी लिख सकता है, 4 सेंटेंस हैं। क्या है सेंटेंस? वो उधर से आया, उन्होंने उसको पकड़ा, नाड़ा काटा, खून किया, गिर गया, कहा साला मिस्टेक हो गया, कहानी खत्म। कौन मरा आप फैसला करो तुम। ये बहुत अच्छा। ये ना, ये शब्दों का संक्षिप्तकरण, उनमें बिंबों का खेल, नई बारीकियों को पकड़ना, नई चीज़ें जो पता नहीं लोगों को, उसकी तरफ ध्यान देना, ये साहित्य करता तो है। ये शोध से आता है। ये शोध से आएगा, साधना और शोध दोनों से आता है। किसी भी कला के लिए, संगीत में हर जगह आता है। कल जो आपसे बात हो रही थी उसमें एक क्लासिक बात आपने कही थी, उसको हम चाहते हैं कि दर्ज कर लें। वो ये हुई थी बात कि आपने चूँकि फिल्म में भी अभिनय किया है उसी स्तर का जिस तरह से नाटकों में किया है, तो नाटक के अभिनय में और फिल्म के अभिनय में क्या फ़र्क है? एक सूत्रवाक्य भी आपने कहा था जिस पर तालियां बजी थी। तो नाटक के अभिनय में और फिल्म के अभिनय में क्या आप अंतर पाते हैं? देखो, अगर अभ्यास से निकला है कोई कलाकार, मतलब उसने बहुत ट्रेनिंग की है, ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग जो है 5 साल, 5-4 साल थिएटर किया है, वो थिएटर का है। लेकिन उसको अगर डायरेक्टर कहता है ज़रा तो टोन डाउन कर सकता है, उसमें उतना वो स्किल होता है, वो समझ आता है एकदम मुझे क्या करना है। और आज का आधुनिक रंगमंच जो है, बड़े थिएटर में भी हम करते हैं और 100 के थिएटर में, जैसे आप जहाँ मीटिंग भी हो रही थी उसमें भी मैं आपके सामने थिएटर करूँगा, आपको ये नहीं लगेगा चीख रहा है, कि वो बहुत रियलिस्टिक होता है। वो ट्रेनिंग शिल्प से मिलती है, ट्रेनिंग से मिलती है। दूसरा है, दोनों का विज्ञान अलग है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सिनेमा में है फिज़िक्स और केमिस्ट्री है, ये बड़ा अजीब लगेगा आपको। केमिस्ट्री, फिज़िक्स है लाइट, केमिस्ट्री रंग का मिलाना, संयोजन रंगों का करना, मैं ये रंग करूँगा ये हो जाएगा। और आजकल तो कंप्यूटर में ज़रा सा यूँ किया तो रंग बदलता है जब आप कलर करेक्शन करते हैं। तो ये समझिए। फिर लेंसेज, एक लेंस यहाँ पकड़ता है, एक यहाँ पकड़ता है, आप यहाँ सारे लेंसेज के अलग अलग फील्ड ऑफ डेप्थ है, सब कुछ है। तो उस हिसाब से अब लेंस कौन सा है ये भी आपको याद, अगर पता चले तो बहुत मज़ा आएगा। मैं कभी कभी पूछता हूँ कि लेंस कौन सा है, तो कहते इतना है, तो ठीक है मैं समझ गया, 25 है, 20 है, या ये है, 18 है तो यो उधर वाइड एंगल है वगैरह वगैरह, इस तरह से। और इसी तरह जब इसमें है हमारे अपना ड्रामा में, इसमें भी सारे साइंसेस हैं, यही फिज़िक्स, केमिस्ट्री और साइकोलॉजी वगैरह ये सब आते हैं सारे, जिनको कहें कि हम कहते हैं क्या साइंस कहते हैं उनको, एक तो हो गया प्योर साइंस, दूसरा हो गया ह्यूमन साइंसेस। इनका क्या नाम एक है ना अपने यहाँ एक नाम है इसका, डोमेस्टिक साइंस। नहीं डोमेस्टिक नहीं, जो ना मतलब जिसमें साइकोलॉजी आता है, इकोनॉमी आता है, सोशल साइंसेस की समझ हो तो आप दोनों में काम कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो स्किल चाहिए थिएटर में, ये थोड़ा सा तुम्हें समझना ज़रूरी पड़ता है। तुम्हें ये भी पता है लाइट में ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। एक्टर का एक्टिंग करते करते उसको पता लाइट नहीं है तो उसको पता लाइट कहाँ है वो। दूसरा, एक्टर में, थिएटर में एक्टर के बगैर कुछ नहीं चल सकता, एक्टर चाहिए। सिनेमा एक्टर के बगैर हो रहा है और होता रहेगा।
ये सूत्र वाक्य है। ये है क्योंकि आज वो टेक्नोलॉजी ऐसी है। जैसे मनी कौल एक हमारे डायरेक्टर थे, वो कहता था हाँ तुम भी एक्टर हो, अच्छा अच्छा, वो मजाक करता था हमारे साथ, बट ही मेंट व्हाट ही वाज सेइंग कि एक्टर उतना ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है जितना ये पेड़ जिसके साथ में तुझे कंपोज कर रहा हूँ, उनका था। और अब टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, आपको तो वर्चुअल कर देंगे सारा, एक्टर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। उसके एक उदाहरण हमको अवतार फिल्म जो देखी होगी, मैं 3 बार देखा, वो छोड़ गए मेरे, इतना इमोशनली आप, और सब्जेक्ट क्या चुना था उन्होंने, गजब का सब्जेक्ट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्या है। सब्जेक्ट था अवतार का? अवतार तो देखनी चाहिए आपको, वो मिलेगी आपको। एक जंगल में रहने वाले वो एक लोग हैं, उनकी जीव अजीब से है, इंसान है लेकिन इंसान नहीं, पूंछ भी है, उड़ भी सकते हैं, आंखें बहुत ही सुंदर हैं, और उनके यहाँ पर बाहर से आती है फौज उनको मारने के लिए। तो बेसिकली उन वैल्यूज़ को जो सॉफ्ट हैं, अच्छे वैल्यूज़ हैं, इसके अपना एनवायरनमेंट के हैं, ह्यूमैनिटी के हैं, दे वांट टू ग्रैब दैट, जहाँ रिसोर्स है ना, जो होता है। और ये बड़ी लड़ाई में कौन कौन एक करते हैं, उनके वो हार जाते हैं, बाद में मानव हार जाता है, एक साल मानव हार जाता है इस तरह से। और वो उस एक पेड़ के नीचे वो क्या पेड़ बनाया एनिमेशन से, वो जुड़ जाएंगे वो देखते, वो पेड़ जो बनाया जिस एनिमेटर ने वो बनाया होगा। तो साइंस करता है काम। एक अंतिम, जबकि हम कभी आजकल एक्सपेरिमेंट जो सिनेमा में, आप थिएटर में इतना किया हूँ कि मैं भी घबरा जाता हूँ कि इतना किया। मैं एम्प्टी स्पेस में करना चाहता हूँ आज, कोई ज़रूरत नहीं मुझे ना लाइट, मैं ब्राइट लाइट में। मैंने आपको बता दूँ, मैंने कश्मीर में काम किया 22-30 साल से, संघर्ष बहुत ख़तरनाक स्थिति थी वहाँ जब मैं काम कर रहा था, ताकि मेरा भी एक था कि यार देश में अगर कल्चर ही ख़त्म मेरे प्रदेश का होगा तो क्या बचेगा। तो मैं एक जोखिम उठाया, 2-3 बार मारा भी गया था, मतलब तो गोली यूँ निकल गई 2-3 बार, एक बार 20 मिनट क्रॉस फायर में फंस गया मैं। लेकिन हम लोगों ने वहाँ क्या किया, पुराने तरीके पहाड़ी पर लोग 5,000 लोग बैठे और हम नीचे ड्रामा कर रहे थे, न लाइट न कुछ, पूरा ड्रामा। हो सकता है, संभव है, अगर आपके पास एक आइडिया है, एक परफॉर्मेंस अच्छी है सजी हुई। बहुत अच्छा। एक अंतिम सवाल, जैसे कोई भी साहित्यिक कृति पर जब फिल्में बनती हैं, तो जब फिल्मकार के सामने वो लेखक उपन्यासकार बैठता है तो कई चीज़ें वो कहता है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो कई बार हमारे मूर्धन्य साहित्यकार माने नहीं और वापस भी लौट गए। लेकिन आज के दौर के लेखक मान रहे हैं, ठीक है आपका फ्रीडम लेना है, आपको जैसा करना है वैसा कीजिए। अभी जैसे 12वीं पास कई लेखक ने जब विदु विनोद चोपड़ा ने उनको सिटिंग पे बिठाया तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो उस समय वो थोड़ा झिझक रहे थे, लेकिन जब उन्होंने फिल्म देखी तो उन्होंने स्वीकार किया कि अच्छा किया, कि जो आपने चाहा वही किया। नाटकों में जैसा कि भी आप वर्कशॉप में आप बता रहे थे कि कोई सीन में आपको कईयों ने कहा कि यार ये नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने हिम्मत नहीं आ रही, फिर रात में अचानक उठे और कोई थॉट आया, तो जो नाटक लिखा हुआ जब उसको आप मंचित करते हैं, वहाँ भी इस तरह की बात आती है कि लेखक माने कि हाँ यार इस मेरे नाटक के साथ इस निर्देशक ने, कलाकारों ने न्याय किया। 2-3 उदाहरण दूंगा मैं इनके आपको। अच्छा है। अभी ये जो महाभोज लिखा, महाबली लिखा है ना असगर ने, मैंने जब लिखा तो ये बम्बई में थे, तो मैंने कहा भाई वो पहला सीन बड़ा लंबा हो रहा है और रिपीटेटिव हो रहा है, वही बात तुम दूसरे एक बार कहते। तो उन्होंने कुछ आर्ग्यू किया मुझसे, तो मैंने कहा कि फिर उन्होंने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, मैं डिफेंड कर रहा हूँ पोजीशन को। तो उसने कहा, मैंने कहा तो आप आ नहीं रहे, रिहर्सल देखो, खुद समझोगे आप। जब रिहर्सल देखी, आधा देखा, तो उसके बाद कहने का नहीं मैं जा रहा हूँ, ठीक है सब। लेकिन पता रहे ना क्या है, हम जब लिखते हम समय का नहीं देखते ना, क्योंकि वो पढ़ा आदमी है, लेट के पढ़ेगा, अभी नहीं पढ़ेगा, बाद में पढ़ेगा। यहाँ पर आपको यार मैं समझ गया कि टाइम का खेल होता है तुम्हारा, ये 2 मिनट में ख़त्म होना चाहिए, नहीं तो बेकार घिसेगा, वो ड्रैग हो जाएगा, क्यों परफॉर्मेंस 2 घंटे ख़त्म करनी है। इसी तरह और एक उदाहरण, बहुत ये तो असगर हैं, मैंने भीष्म सानी के सारे नाटक पहले किए जो भी लिखते थे। पहला किया मैंने उनको कबीरा खड़ा बाजार में, हाँ, तो 10 साल वो किया मैंने। अब जब पांडुलिपि मेरे पास आई तो उसमें सबसे अजीब सा था, पद ही नहीं थे, हार्डली 5-6 जगह पर पद थे। तो मैं अपने दोस्तों से डिस्कस किया, यार कबीर पे प्ले और कबीर के गाने ना हो तो कैसे होगा। तो लेकिन इतने बड़े राइटर हैं, हम यार हम मानेंगे, ये करेंगे वो करेंगे।
तो हमने एक ट्रिक खेली, मैंने बहुत सारी रिकॉर्डिंग ली थी, फोक की, नाथ पंथियों के, कबीर गा रहे हैं, कुंवर गंधर्व गा रहे हैं, घर पे खाने पे बुलाया मैंने इनको, और 2-4 हम थे ग्रुप के लोग। खाना खाते हमने विस्की भी लगाई, पिलाई इनको, और म्यूज़िक शुरू किया है। तो म्यूज़िक में बहुत आनंद आ रहा था, कहते हैं बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है। तो मैं कहा अच्छा लग रहा है ना, कुछ नहीं बोला। पर जो खाने पे बैठ गए, मैं कहा बीजेपी जी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, ये इंटेलेक्चुअल प्रश्न आपसे पूछना है। आपने जब नाटक लिखा, आपने पद क्यों छोड़ दिया? पद कहते यार मुझे समझ नहीं आता कहाँ लिखूँ। मैं कहा आप संगीत के अगेंस्ट तो नहीं है ना, क्योंकि कबीर अगर करेंगे तो संगीत नहीं होगा तो पॉपुलर गाया जाता है, गाँव गाँव गाया जाता है नॉर्थ इंडिया में। तो कहने नहीं मुझे कुछ, मैंने कहा ठीक है। हमने कोई 6 महीने अपना सेबैटिकल ले लिया, कबीर पढ़ा, कबीर सारी बहुत सारी किताबें पढ़ा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बांग्लादेश, जिससे रिसर्च करके मैंने कुछ 35 कॉमें निकला रही, उसको हमने म्यूजिक को जो कर दिया। फाइनल रिहर्सल हुई, मैंने 10 दिन के लिए थिएटर बुक किया था, क्योंकि कर सकता था, कम पैसे लेते थे। तो उनको कहा फाइनल रिहर्सल देखो, फाइनल जैसे ही आ गए निकल गए, भाई दूसरे दिन शुरू होना है। सुबह उनकी बेटी का फ़ोन आता है, कल्पना के घर है ना, तुमने ये क्या किया है, ये तो तूने एक अजीब सा म्यूज़िक लगा दिया, ये क्या हो गया? मैं कहा मर गए। तो भीषम तुमसे बात करना चाहते, तो भीषम जी का फ़ोन है। मैं कहा आपके पास गया, मैं क्या करूँ, शाम को तो प्ले करना है। मैं कहा भीषम जी दिन में मिले कहीं? कहते हाँ मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने साहित्य अकेडमी रविंद्र भवन का है ना, मैं कहा वहाँ मिले। मैं कहा अगर डांटेंगे भी तो चुप के डांटेंगे, हाँ वहाँ शोर लड़ाई झगड़ा करना। और मैं पूरा बिली में कहा, मैं मुझे लग रहा है मुझे इम्तिहान देना आज, जो मैंने किया पूरा मैं उनको कन्विंस ही कराऊंगा। उन्हें 4 पन्नों पे लिखे थे पॉइंट्स, मैं हर पॉइंट को बर्खास्त करता और टेक्निकली बता रहा था। उसमें एक कोट था ये कि एक सीन के पास दूसरा सीन, एक सीन दरबार का है 25 लोग, दूसरा सीन होता है दरबार के 25 लोग, कहाँ से 50 लोग आएंगे, और दरबार बदलने में कितना टाइम लगेगा, वो सेट बदलना है। इस तरह से कारण मैंने काफी, वो बेचारे वो म्यूजिक चलेगा और दोनों कितनी तैयारी से बैठे हैं, करते गए समझिए ये पॉसिबल है, ये नहीं पॉसिबल है, ये। तो फिर जब सब हो गया अच्छा ये, मगर चेहरे पर मुझे दिखे नहीं कि खुश है, करते आप तुम कर रहे। फिर मैं डरते डरते भीषम जी मैं शाम को करूँ प्ले ओपन से? कहते नहीं बिल्कुल करो। तो ठीक हो गया, मगर अंदर तो आए, उनके मित्र भी आए थे, नावर जी भी आए थे, ये सारे लोग आए थे। कभी ने प्ले किया। किस सन की बात है ये 82 की बात है। 82 में, हाँ ठीक है। तो जब अद्भुत पहला शो बढ़िया हुआ, फिर दूसरा भी रोज शो में आते गए, एंड ही स्टार्टेड लाइकिंग इट। मैं अब हिम्मत नहीं किया, मैं कहूँ भीषम जी अब तो बोलो पॉइंट कहाँ गए आपके? नहीं बोले नहीं कुछ। ये उनका हमेशा रहता था, उनका प्ले एक वो मुआवजे गजब का प्ले किया हमने उसको, उसमें भी म्यूज़िक था। कहते तूने म्यूज़िक क्यों डाला? मैं कहा इसके साथ एक लेयर में डाल रहा हूँ, एक लेयर और चाहिए डिज़ाइन की, तो ये होता रहेगा। तो ये फाइनली परफॉर्मेंस है, ये लेख नहीं है। मुझमें ये रमेश बख्शी इसमें बहुत फिट था। उन्होंने 27 डाउन के टाइम भी कहा, जब उनके देवयानी का कहना नाटक है, उन्हें हमें डेडिकेट किया। कहता देखो भाई मैंने तो नाटक लिख लिया, मेरा मीडियम ये है, मैंने लिख लिया, अब तू अपनी मीडियम से कर ले, तो आई वोंट से एनीथिंग। तो उनका अपना अपना रवैया होता है आदमी का। बट ये एक बात जो आज हमारे डिस्कशन से भी निकली, आप ऐसा कुछ खलल नहीं कीजिए जिससे उसकी आत्मा मर जाए या उसमें बेइज्जती हो जाए कि लगे कि यार ये क्या कर गया। तो ये नहीं होना है, ऐਵੇਂ ही कर दिया। वो उसी में से, वो जो मेरी इंटरवेंशन भी होती है उसी की थीम को लेके, उसी का बीज पकड़ के मैं कुछ करूँगा, अपना नहीं करूँगा। और मोस्टली मैं कभी नाटक को काटता भी नहीं, मुझे बड़ा तकलीफ होती है यार। एन मौके पर ना लास्ट से जो होता है आज एडिट करना पड़ेगा, 3 घंटे का और है काम कर रहा है। तो ये नाटक चयन कैसे करते हैं कि इस नाटक को मुझे करना है? देखिए मेरी अपनी एक सोच है, मेरे जितने भी आप देखते हैं, अगर वो सोशली रेलेवेंट है मैं नहीं करूँगा। मैं वो ऐसा नहीं कि रोज़ बैठ के प्ले करने बैठ गया, आज भक्ति पे करूँगा, इस पे कर, क्योंकि उसने कहा पढ़ा, इसने कहा। मैं अपना पढ़ता रहता हूँ काफ़ी कुछ। मैंने कविता से भी परफॉर्मेंस बनाया, मैंने किताबों से
प्रोज किताब से मैंने नाटक बनाए, वो मशहूर हो गए। एक है चंदा मामा दूर के, गज़ब का हुआ है वो नाटक, सोलो प्ले 1.5 घंटे का है। या मैंने एक नाटक बनाया अपने आप ही, किताब पढ़ रहा था, वो सब्यसाची भट्टाचार्य ने कंपाइल किया था शांति निकेतन में टैगोर और गांधी के चिट्ठियाँ, टेलीग्राम और आपस में आदान प्रदान। तब तक आपको भी पता कि ये कितने मित्र थे, कितने अच्छे लोग हैं, लेकिन ये थे नहीं। हर चीज़ पे टैगोर कॉन्ट्रडिक्ट करता था, उसको काटता। तो ये अद्भुत लिटरेचर में कहा यार इसको स्टेज पे आना चाहिए। मैं खुद बैठा घर पे, मैंने खुद उसको बना दिया नाटक। और नाटक ऐसा बना दिया कि 3 एक्टर आते हैं, सड़क पर स्टेज पे आते हैं, फिर देखिए हम आपके सामने कोई गांधी और टैगोर की एक्टिंग करने नहीं आए हैं, वो विग नहीं पहनेंगे, हम उनके संवाद पढ़ेंगे आपके सामने। उनके हाथ में किताब है और नाटक पढ़ते पढ़ते वो ऐसा माहौल हमने बनाया। और जो कुछ भी वो जिसके बारे में वो बात करते हैं, आज़ादी की लड़ाई के बारे में या कपड़े जलाने के बारे में, डिसोबीडियंस, और वीडियोस आई बीच बीच में, और वो नाटक बन गया। और परफॉर्मेंस बनाना था मुझे, वो नहीं मुझे पाठ पढ़ा, परफॉर्मेंस बनाना था। तो ये है कि आप किसी बिलीफ के पीछे, वो बिलीफ हमें, मुझे नहीं लगता मैं इतना जल्दी डिफाइन कर रहा हूँ। यस, ह्यूमन, डेमोक्रेटिक और सोशो पॉलिटिकल होना चाहिए। रंगमंच के लिए जितना आप काम कर रहे हैं और निजी संस्थाएं कर रही हैं, दूसरी तरफ संगीत नाटक अकादमी है, मर गई है। तो बताइए सर मैं उसका सबसे मोटा उदाहरण, ये साल हिंदुस्तान के बहुत महान थिएटर वाले का सेंटेनरी का दिन है, हबीब तनवीर। हम मनाए, हमने सेलिब्रेट किया। अभी किताब भी निकल रही है दिल्ली में, अशोक वाजपेयी ने अपने रज़ा फाउंडेशन से किया, और भी संस्थाओं ने किया। उन्होंने एक फंक्शन भी नहीं किया उसके नाम पे, जबकि उनका अवार्डी है, उनका फेलो है। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? वो क्लर्कों की संस्था है, उनको वहाँ से फ़ोन आता है, आज तुम टीका यूँ लगा, वो टीका वैसे लगा, आज तुम उल्टे बैठो, उल्टे बैठते हैं। अपना पहले जिस तरह से उसमें था, जो सोच विचार के लोग थे, आज पता नहीं कौन भरा पड़ा है उसमें, सब लगे हुए हैं वो कि कहाँ से फंड मिले वो निकाल। तो अभी शेखर सेन 2 साल रहे, जब कुछ काम हुआ? कुछ काम नहीं हुआ, शेखर सेन जैसा आदमी काम नहीं कर। क्यों है बनाया गया उसको? क्या है उसमें? एक गाने वाला है और क्या है, सोच समझ वाला तो नहीं है। ये मैं आज मेरे जितना है, मैं मिला भी था, कोई परिवर्तन नहीं ला पाए। फिर आपको तगमा चाहिए कि मैं उसका बन गया चेयरमैन, तो उससे तो ये बात बनती ना। अरे परिवर्तन लो, लगे वाह पुराने वालों से अच्छा काम किया तुमने, वो नहीं किया। वो आए और चले गए, पता भी नहीं चला कब। चलिए सर, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा और अच्छी बात हुई। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुराना समय भी याद आ गया और आगे आने वाले समय का भी पता चला। धन्यवाद सर। धन्यवाद।